चलिए, अब देखिए यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के सिलेक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब डिस्कस क्या क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। डिटेल सिलेबस बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा, और बहुत से बच्चों को पता है तो उन्हें क्या देखना है, उन्हें ये देखना है कि सिलेबस में आपको किस हिसाब से चीज़ें कंप्लीट करना है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर टारगेट लेके चलना है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग देखेंगे कि जो भी आपका एनटीपीसी का सिलेक्शन है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किन चीजों पर फोकस करना है, किन चीजों पर फोकस नहीं करना है। जैसे अगर हम अभी बात करें तो आप देखोगे कि बच्चों के 15 से 20 दिन बर्बाद कर दिए जा चुके हैं ग्रुप डी के चक्कर में। आप देखोगे डेली उल्टी सीधी वीडियोस आती हैं, कभी कोई कह देगा कि प्री होगा, कभी कोई कह देगा प्री के साथ साथ मेंस भी होगा, है ना। ये ग्रुप डी है, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करोगे पेपर के लिए, ठीक है। तो मतलब दुनिया भर की चीजें, और उसमें क्या होता है, बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों से भी आपको बचना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कट ऑफ के बारे में, ठीक है, कि एनटीपीसी के लिए आपको कितना टारगेट मिनिमम लेके चलना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसकी तैयारी हमें किस हिसाब से किस लेवल पर लेके जाना है, ताकि इसी साल, इसी नए साल में हमें एनटीपीसी से कोई ना कोई पोस्ट आप सभी को मिल जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एनटीपीसी का जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, सिलेक्शन का प्रोसेस है वो कैसा है। आप इसमें देखोगे, पहले तो आपको पहला पेपर यानी सीबीटी 1 जिसे बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोला जाता है, सीबीटी 1, वो क्लियर करना पड़ेगा। अब ये जो सीबीटी 1 होता है ना, ये जो होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के ही होते हैं, 100 नंबर के ही आते हैं। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जिन बच्चों का हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो जाता है, फिर उनका एडमिट कार्ड आता है सीबीटी 2 के लिए, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2। यहाँ पर आप देखोगे टाइम उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या हमारी हो जाती है 120 हो जाती है, ठीक है ना, 120 हो जाती है। लेकिन जो आपकी मेरिट बनेगी वो 100 नंबर में से ही मेरिट बनती है बाद में। लेकिन एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहता है। अब आप कहोगे सर एक क्वेश्चन एक नंबर का, तो 120 में से मेरिट बनना चाहिए, ठीक है। हाँ, वो बात सही है, ठीक है। शुरुआती मेरिट आपको 120 नंबर से ही मिलके बनेगी, आपकी जो रॉ मार्क्स आएंगे, लेकिन उसे बाद में मॉडिफाई करके 100 मार्क्स तक लाया जाता है। मतलब 100 मार्क्स पे आपका होता है, या आप परसेंटेज वाइज भी ले सकते हो कि परसेंटेज वाइज सीबीटी 2 से नंबर उठाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब जिन बच्चों का सीबीटी 2 क्लियर हो जाता है, फिर उनका टाइपिंग स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एस एप्लीकेबल, ठीक है। कि जो भी पोस्ट आपने डाली होती है, कुछ पोस्टों में टाइपिंग लगती है, कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग नहीं लगती। तो जिन बच्चों ने टाइपिंग वाली पोस्ट डाली है तो उनका टाइपिंग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एक साथ ही होता है। फिर उसके बाद फाइनल मेरिट निकल के आती है, जिसके बाद पता चलता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक छोटा सा प्रोसेस देख लिया जल्दी जल्दी कि क्या चीजें आनी है, क्या चीजें नहीं आनी, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग सीबीटी 1 में जो चीजें आनी है वो क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखो कि 3 पोर्शन में डिवाइडेड रहता है। पहला मैथमेटिक्स, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के। दूसरा क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का रहता है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। उसके बाद थर्ड पोर्शन रहता है जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। और इन सभी को करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 90 मिनट। यानी 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है, जो कि 100 नंबर के होंगे, है ना। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन। टाइम हमारे पास पर्याप्त होता है इस पेपर में करने के लिए। टाइम हमारे पास क्या है, सफिशियंट टाइम है, टाइम में कोई दिक्कत नहीं आती है। सभी बच्चे ऑलमोस्ट अपना पेपर टाइम पर खत्म कर लेते हैं। हाँ, दिक्कत कब आती है, ठीक है, दिक्कत कब आती है, दिक्कत तब आती है जब बच्चे रीजनिंग को हल्के में ले लेते हैं, दिक्कत उन्हें आती है, ठीक है, बात समझे। मैथ बच्चे हल्के में नहीं लेते, उसे मैथ को लगाते ही लगाते हैं। लेकिन दिक्कत किन बच्चों के साथ आती है, चाहे वो होशियार से होशियार बच्चा हो, या एवरेज बच्चा हो, या गधा बच्चा हो, रीजनिंग को वो हल्के में लेके चलता है एनटीपीसी के पेपर में, बात समझे। क्योंकि एनटीपीसी के पेपर में आप देखोगे 90 मिनट दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन है तो बड़े आराम से हो जाएंगे। नहीं, एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर एग्जामिनर करता क्या है कि जो जनरल रीजनिंग के क्वेश्चंस देता है, तो उनकी लेंथ बढ़ा देता है, उनकी लेंथ बढ़ा देगा, प्लस उसमें कैलकुलेटिव डाल देगा।
ठीक है, उसमें क्या करेगा वो कैलकुलेटिव पोर्शंस डाल देगा, मतलब कि जो फिगर्स वगैरह आते हैं वो ऐसे बना देगा कि आपको उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बार बार आप करोगे, एक से दो बार में आंसर नहीं आएगा। अब मतलब थोड़ा सा उसमें आपका ईगो हर्ट होगा कि यार रीजनिंग का क्वेश्चन है ये नहीं आ रहा। मतलब 30 में से आप मतलब मान के चलो कि अगर आप 22, 20, 25 के आसपास पहुंच रहे हो, इसका मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 25 तक भी पहुंच रहे हो तो भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसकी मेरिट थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है इस बार, बात समझे, है ना। तो आपको कोशिश करना है कि रीजनिंग में जिनकी रीजनिंग बहुत अच्छी है वो और अच्छी करें, जिनकी रीजनिंग एवरेज है, जिन्हें लगता है कि 30 में से 20-25 क्वेश्चन तो आ जाएंगे, तो उसे 25 से ऊपर लेके जाओ, क्योंकि 25 से ऊपर रीजनिंग में लाए जा सकते हैं, मतलब 27 नंबर, है ना, कितने 27 नंबर, 28 नंबर या 30 के 30 नंबर, ये वो नंबर हैं जो कि रीजनिंग में लाए जा सकते हैं, बात समझे, है ना। तो आपको रीजनिंग में कोशिश करना है कि कम से कम 27, 28, 29, 30, है ना, इतने नंबर आए। आपकी रीजनिंग चाहे जैसी हो, अगर इतने नंबर बन रहे हैं 28, 30, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम के अंदर जल्दी से आपको कैलकुलेशन करना, रीजनिंग की सारी चीजें पढ़ना समझना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन रोकने का काम आपको पता हो या नहीं पता हो, इनडायरेक्टली रीजनिंग कर देती है, खास तौर पर एनटीपीसी के पेपर में, है ना, कि जब बच्चे 30 में से 20-22 क्वेश्चन, 25, उन्हें उन्हें तो लगेगा अपने आप में कि 30 में से 20 क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन कर दिए तो बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन फाइनली वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है, और घर आके कहेंगे यार 2 क्वेश्चन और सही हो जाते तो सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो आपको 25 में से ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा, 27, 28, 29, 30 की 30 करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, फिर उसके बाद आते हैं अपन जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में आप देखो कि 40 क्वेश्चन आपके हैं 40 नंबर के, यानी कि सबसे बड़ा पोर्शन जनरल अवेयरनेस का है। जनरल अवेयरनेस में आपको ध्यान रखना है कि इसमें जनरल साइंस भी है, ठीक है ना, जनरल साइंस भी है, ठीक है। फिर उसके बाद जनरल स्टडी है ना, और फिर उसके बाद करंट अफेयर है, ठीक है। तो करंट अफेयर में आप फोकस करो नहीं करो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर में जो बच्चा 2-2, 4-4 घंटे डेली देता है, अब मान लीजिए करंट अफेयर के हमने कह दिए 7 से 8 क्वेश्चन आना है, ठीक है, 7 से 8 क्वेश्चन आना है, तो जो बच्चा डेली 1-1, 2-2 घंटा करंट अफेयर को देगा वो भी 7 से 8 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। कितने करेगा? 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बस, इससे ज्यादा नहीं करेगा। बाई चांस से कोई बच्चा 7 में से 4-5 क्वेश्चन करके आए, वरना नहीं कर पाता 99.99% बच्चे, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, और हमें खुद समझ में आ जाता है कि भैया रेलवे के एग्जाम में करंट अफेयर वो कहीं से भी पूछ सकता है, उसका फिक्स टाइम नहीं है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो इसी साल का पूछ लेगा या 1 साल पुराना पूछेगा या 2 साल, भाई 5-5 साल पुराने क्वेश्चन भी आए हैं रेलवे के करंट अफेयर में, ठीक है। अब आप क्या करोगे? ठीक, 5 साल का करंट अफेयर पढ़ोगे, है ना, पगला जाओगे पढ़ पढ़ के। इसीलिए करंट अफेयर का पोर्शन अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं है मत लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो चीजें फिक्स आती हैं, आपकी मैथ फिक्स आती है ना, आपके क्वेश्चन मैथ्स में फिक्स आते हैं कि ऐसा पैटर्न आना है, ऐसा ही आएगा, तो मैथ पे फोकस करो। रीजनिंग का पैटर्न फिक्स आता है, ऐसा ही आना है, ऐसा पैटर्न करो, ठीक है। साइंस, साइंस में आपको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि साइंस में साइंस 2 चीजें, जनरल साइंस, ठीक है, प्लस स्टडी। जनरल साइंस और जनरल स्टडी 2 चीजें आपकी फिक्स आती हैं। ऑलमोस्ट 90 से 95% पोर्शन इनका प्रीवियस ईयर से ही आता है ना। जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड ही आता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन वो पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ेंगे भी तो कितने साल के? 5 साल के, 10 साल के। लेकिन बेटा 5 साल 10 साल के आप पढ़ तो लोगे, लेकिन इतने में नहीं आएगा पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर को पता है ना, ये तो अभी हमने 2 साल पहले दिया था, ये क्वेश्चन तो 5 साल पहले दिया था, ठीक है। तो उन क्वेश्चनों को रिपीट नहीं करेगा, बल्कि उनके पहले के क्वेश्चनों को रिपीट करेगा, ठीक है। यानी जनरल साइंस और जनरल स्टडी आपको पढ़ना है कम से कम 30 साल की, ठीक है। कितनी पढ़ना है? 30 साल की। अब आप कहोगे सर 30 साल की कैसे मिलेगी? तो मोस्टली किताबों में 30 साल की नहीं दी रहती, 5 साल 10 साल की ही दी रहती है, बस, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पूरी सीरीज एक चलाएंगे जिसमें 30 साल का जनरल अवेयरनेस और जनरल स्टडी
सॉरी जनरल साइंस और जनरल स्टडी कवर किया जाएगा, उसमें करंट अफेयर को कवर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जनरल साइंस और जनरल स्टडी को कवर करेंगे, ठीक है। तो वो चीजें आपको लाइव देखते रहना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दूसरी चीज की बात करेंगे, ये तो हो गया सिलेबस। अब देखो CBT 2 जो बच्चे हम सॉरी हाँ CBT 2 जिन बच्चों का हमारा NTPC 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, NTPC 1 यानी कि CBT 1 क्लियर करने के लिए कितने नंबर चाहिए आपको, यानी कि CBT फर्स्ट है ना, CBT फर्स्ट, इसकी जो कट ऑफ है आप मान के चलो एक जनरलाइज कट ऑफ यहाँ पर बता रहे हैं कि जो कि सभी के लिए एक मतलब पैमाना हो जाएगा कि आपको इतने नंबर लाना है, क्योंकि कहीं पर कट ऑफ कम जाएगी, कहीं पर बहुत ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो मैं वो बहुत ज्यादा वाली कट ऑफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है, सबसे ऊपर वाली कट ऑफ लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप मान के चलो अगर आप 85 प्लस, ठीक है ना, 85 प्लस नंबर पर रहते हैं या 85 के आसपास रहते हैं तो आप अपना सिलेक्शन कंफर्म मान के चल सकते हो, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना है आपको, प्रैक्टिस सेट एक दिन छोड़ के लगाना है। जो आप पुराने प्रैक्टिस सेट लगा चुके हो उनका रिवीजन करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। डेली प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फायदा नहीं होता, कुछ भी हासिल नहीं होता, खाली कमाई के लिए आपसे बोल दिया जाता है कि हमारे ऐप से डेली प्रैक्टिस सेट लगाओ, उनसे कोई भी फायदा नहीं होता है। क्योंकि जब आप एक सेट लगाते हो, अगर आपने अगले दिन उसकी स्टडी नहीं की कि कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, जो क्वेश्चन गलत है उसे सही करने के लिए क्या चीजें करनी है, अगर आपने वो पहले सेट में से नहीं सीखी तो आप अगर डेली लगाओगे तो ये चीज आपको फायदा नहीं करती। आपको पहले एक सेट लगाना है, फिर सारी चीजें उसमें से सीखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, है ना। तो सही वाले को अगर आप नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो गलत वाले हैं उन्हें आप जरूर देखोगे, ठीक है। जो आपने स्किप किए उन्हें देखोगे, कौन सा कॉन्सेप्ट आपका छूट रहा है, कौन सी तरीका आपका छूट रहा है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप एक सेट पेपर लगाते हो उसे ये सब चीजें यानी पूरा उसका निचोड़ निकालने में आपको 1 से 2 दिन भी लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हर 3 दिन में एक पेपर लगाओ, आगे के 2 दिन उसकी स्टडी करो, ठीक है। आप 10 पेपर लगा लोगे तो मेरी मान के चलो 10 पेपर लगाने के बाद जब आप 11वां लगाओगे आपके नंबर 70 प्लस निकल गए होंगे। अगर अभी आपके 50 आ रहे हैं, यानी 20 नंबर का फर्क आएगा केवल 10 पेपर लगाने में, है ना। और 10 पेपर लगाने का मतलब है 30 दिन, ठीक है। 10 पेपर लगाने का मतलब 30 दिन। बच्चों के नंबर नहीं बढ़ते, क्यों? क्योंकि वो हर दूसरे दिन लगा रहे होते हैं या डेली लगा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब नंबर बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो ये चीज आपको माइंड में रखना ही रखना है, नहीं तो आपके नंबर बहुत धीमे धीमे बढ़ेंगे। बात समझे? अब ये होगी कट ऑफ। उसके बाद देखो CBT 2 में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं वो बढ़ जाते हैं 120, ठीक है। 120 पर ही शुरुआत में मार्किंग होती है, लेकिन बाद में 100% वैसे परसेंटेज वाइज आपका आगे बढ़ती है चीजें, ठीक है। फिर ड्यूरेशन 90 मिनट का रहेगा आपका, है ना, ड्यूरेशन 90 ही मिनट का रहेगा। मैथ्स का पोर्शन आपके कितना, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 35 रीजनिंग के 35 मार्क्स, 50 ये वाला पोर्शन यहाँ पर बड़ा हो जाता है, जनरल अवेयरनेस का 50 नंबर का 50 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप देखोगे मैथ और रीजनिंग का मिलाओगे आप 35 35 70, है ना, 70 क्वेश्चन केवल यहाँ से और 50 क्वेश्चन केवल जनरल स्टडी से आते हैं, जनरल अवेयरनेस से आते हैं। बात समझे, है ना। अब इसके बारे में हम लोग मतलब बाद में चर्चा करेंगे कि किसमें ज्यादा फोकस करना है, किसमें कम फोकस करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें निकालना है CBT 1, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं आपको CBT 1 के लिए पढ़ना क्या क्या चीजें, उसका सिलेबस क्या है। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट लगभग लगभग वैसे ही सिलेबस है आपका जैसे कि पिछली साल था, है ना। जो इसमें देखोगे मैथ में नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, CISI हो गया, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, है ना, ज्योमेट्री एंड टिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स वगैरह। और आप इसमें 2D और 3D को भी शामिल करके चलो जो कि मेंसुरेशन में आ जाएगी, ठीक है। इसके क्वेश्चन जो आपको करने हैं वो मोस्टली फॉर्मूले बेस्ड करने हैं, ठीक है। कैसे करना है, फॉर्मूले बेस्ड करना है, क्योंकि अभी NTPC का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा हाई नहीं आया कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन के अलावा वो कुछ और दे दे, ठीक है। बाई चांस की बात रहती है कि उस तरह का क्वेश्चन पकड़ा दे जैसा कि SSC CGL में मेंस के पोर्शन में आता है, वो बाई चांस की बात रहती है, ठीक है ना। तो आपको फॉर्मूले बेस्ड तैयार करना है, क्योंकि 99% जो 2D 3D में से मेंसुरेशन में से क्वेश्चन पूछेगा वो फॉर्मूले बेस्ड ही रहेगा या थ्योरम बेस्ड ही आएगा।
बस समझे, ठीक है। तो ये मैथ के सारे पोर्शन हो गए। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर रीजनिंग के पोर्शन में, तो रीजनिंग का पोर्शन भी कैसा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जैसे ही, लेकिन रीजनिंग को करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बताया, यहाँ पर रीजनिंग की लेंथ आपको बड़ी मिलेगी इस बार, ठीक है, पहले की अपेक्षा बड़ी मिलेगी। आप ध्यान करोगे, मतलब मान के चलो क्या, एकदम बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। रीजनिंग का पोर्शन की जो लेंथ रहेगी, क्वेश्चंस की लेंथ वो बड़ी मिलेगी, प्लस कैलकुलेटिव मिलेगी, ठीक है, कैलकुलेटिव मिलेगी। मतलब जब आप कोई, मतलब जैसे मान लो इस तरह के बना दिए, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, एक नंबर है यहाँ पे, कौन सा नंबर आएगा ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो आप जब ये वाले क्वेश्चन करोगे तो उसमें आप देखोगे कि आपको कई बार कोई सीरीज नहीं मिल रही होगी, क्योंकि नंबर वो ऐसे दे देगा, जब आप 4 से 5 बार उसमें अलग अलग मेथड्स लगाओगे तब जाके वो आएगा, ठीक है ना। तो कैलकुलेटिव का मतलब रीजनिंग में ऐसा होता है, ठीक है। लेंथ, लेंथ जैसे मान लो आपकी बढ़ सकती है किसमें, पजल्स में, ठीक है। पजल्स के क्वेश्चन आपके थोड़े से इस बार अलग आएंगे, कठिन आएंगे, बड़े आएंगे, लंबे आएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पजल्स के अलावा आपके जो इसी तरह के जो पोर्शंस होते हैं, यानी कि जो कथन निष्कर्ष, कथन तर्क वगैरह हो गए, इनके पोर्शन वो हल्के से लंबे रखेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि टाइम 90 मिनट है और उसे 90 मिनट में पता है कि केवल 100 क्वेश्चन दे रहा है वो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करवाएगा आपका रीजनिंग में, तो इस चीज पर आपको फोकस करना है। इसका मतलब रीजनिंग जिनकी कमजोर है उन्हें तो मेहनत करना ही करना है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है उन्हें भी मेहनत करना पड़ेगा, बस समझे। उसके बाद देखो आगे, अब यहाँ पर आप देखोगे जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ चीजें यहाँ हैं, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इनका स्क्रीनशॉट ले लो सारी चीजों का। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पढ़ने के लिए किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, सबसे ज्यादा जो आपका फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, ठीक है। यानी साइंस वाले पोर्शन पे आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे। उसके बाद आप फोकस करोगे ज्योग्राफी पे, ठीक है। फिर उसके बाद फोकस करोगे आप किस पे, पॉलिटी पे, ठीक है ना। फिर उसके बाद फोकस करोगे आप स्टैटिक जीके पे, ठीक है ना। आपका जो फोकस का क्रम रहेगा ये चीजें रहेंगी, ठीक है। करंट अफेयर आप लास्ट में देखना, अगर हो रही है तो ठीक है, छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके, ठीक है। जब आप ये सारी चीजें कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको नॉर्मल वैसे ही पढ़ना है, वही चीजें पढ़ना है, प्रीवियस ईयर की ही सारी चीजें पढ़ना है, यहाँ भी प्रीवियस ईयर की पढ़ना है, लेकिन एक फोकस करने का एक क्रम होता है कि पहले आपको साइंस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद पॉलिटी कंप्लीट करना है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह कंप्लीट करना है, फिर आपको स्टैटिक जीके कंप्लीट करना है, ठीक है। स्टैटिक जीके के साथ साथ आप लेके चल सकते हो, जैसे हिस्ट्री हमने ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री ले लिया, या इसी के साथ जो भी आपका पसंदीदा टॉपिक है फिर आप वो लेके चल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इन्हीं पोर्शंस में से आप मान के चलो कि 70% पोर्शन आपका इन्हीं चीजों का रहेगा, और ये चीजें ऑलमोस्ट 90-95% या 100% फिक्स ही रहती हैं। आप प्रीवियस ईयर का कोई भी पेपर उठा के देख लो, वो पहले कभी ना कभी आ चुका होगा, ठीक है। बस यहाँ पे पढ़ना कितने साल का है, 30 साल का। अगर आप 30 साल का पूरा पढ़ना चाहते हो तो ये आपको ऑलमोस्ट कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हमारे चैनल पर लाइव वीडियो चलती रहेंगी, ठीक है। तो 30 साल का आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आप नोट डाउन कर लो या इनका स्क्रीनशॉट ले लो, और बचे हुए टॉपिक आपके ये हैं, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स वगैरह ये सारी चीजें, फेमस पर्सनालिटीज, इंडिया, करंट अफेयर वगैरह सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से लिख के रखना, और सारी चीजें आपको कंप्लीट करते जाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस अच्छा, यहाँ पर जब आपका CBT 2 क्लियर हो जाएगा, उसके बाद CBT 2 की मेरिट से आपका फिर आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि उसके बाद आपका मतलब स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग वगैरह का, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। ये पूरा इसका प्रोसेस था, कैसे कैसे पढ़ना है, किन चीजों पर फोकस करना है, ये भी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। यानी कि अगर आप चाहते हो कि इसी साल सिलेक्शन हो तो बेटा आप सीरियस हो जाओ, अन्य किसी चीज की बातों में नहीं आओ, है ना। अब आप ऑनलाइन स्टडी करोगे तो ऑनलाइन स्टडी से यहाँ पर एक बिल्कुल एकदम सच्चाई है कि ऑनलाइन स्टडी से बच्चों को कुछ खास ज्यादा फायदा नहीं होता, है ना। कहने के लिए बोल दिया जाता है कि भैया इतने बच्चे सिलेक्ट हुए ऑनलाइन से, लेकिन आप देखोगे
ऑनलाइन अगर आप रेशियो निकालोगे, है ना, और रेशियो निकालने के लिए, पता करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपके गली मोहल्ले कॉलोनी वगैरह में, आपके शहर में बहुत से बच्चे लाइब्रेरीज वगैरह में देखोगे ऑनलाइन ही बैठ के पढ़ते रहते हैं, ठीक है। अगर 100 बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो 100 में से आप देखोगे 3 से 5 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है, यानी इसका परसेंटेज निकल के आता है 3 से 5% का। और आप जितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप जा जाके पूछ के देखो बेटा आप कितने सालों से ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, किन किन टीचरों का कोर्स लेके चल रहे हो, ठीक है। तो ऑनलाइन वो अपनी फीस भी बर्बाद करते हैं, सारी चीजें बर्बाद करते हैं, और 3 से 5% ही सिलेक्शन आता है। सबसे ज्यादा फायदा होता है फेस टू फेस पढ़ने में, ठीक है, फेस टू फेस पढ़ने में, यानी कि ऑफलाइन पढ़ने में, ठीक है। सबसे ज्यादा फायदा होता है ऑफलाइन पढ़ने में, है ना, ऑफलाइन पढ़ने में फायदा। मैं भी यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सलाह ऑफलाइन की दे रहा हूँ, ठीक है, बात समझे। ऑफलाइन पढ़ने में सबसे ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि ऑफलाइन से कम 90% सिलेक्शन होते हैं। जैसे मान लो 100 सीटें हैं सिलेक्शन के लिए, तो 100 में से 90% जो सिलेक्शन होते हैं वो ऑफलाइन बच्चों के होते हैं। आज के टाइम की भी बात बता रहा हूँ, ठीक है। बच्चे करते हैं, हाँ, आप एक चीज कर सकते हो कि आप ऑफलाइन क्लासेस जरूर जाओ, जिस भी एरिया में रहते हो, जहां भी रहते हो, ऑफलाइन जरूर जाओ। जब आप ऑफलाइन जाते हो तो टीचर के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन मिलता है, ठीक है। हमारे साथ भी आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, 8000520779 ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे भी डायरेक्ट बात कर सकते हो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है इस पर पूछ सकते हो, ठीक है। और हमारी सुविधा आपके लिए, सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं और हमेशा ऑलमोस्ट फ्री रहेंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ हमारे साथ जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हो कि जब टीचर का बच्चे का टीचर के साथ, टीचर का बच्चे के साथ रिलेशन होता है, तब जाके बच्चे का सिलेक्शन होता है। इसीलिए मैं आपको ऑफलाइन यानी टीचर के साथ जुड़ने की सलाह जरूर दे रहा हूँ। चाहे वो टीचर अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपको टीचर के साथ जरूर जुड़ना चाहिए, बात ठीक है ना। और ऑनलाइन पर आपको कम यकीन करना है, कम भरोसा करना है। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं, आपको पैसे नहीं देना है कहीं भी। सारी चीजें आजकल उपलब्ध हैं, आप डाउनलोड करो, पढ़ो, मार्केट में जाओ, बुक्स लो, क्योंकि बुक्स के बिना पढ़ाई नहीं होती। पीडीएफ से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, स्क्रीनशॉट से आपकी पढ़ाई नहीं होगी, ठीक है। सिलेक्शन आपको बुक्स से दिलाएंगी, भरोसा आपको बुक्स पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको खाली इंफॉर्मेशन लेना है, लेकिन भरोसा आपको अपनी बुक्स पर करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अपनी पढ़ाई करिए, स्टडी करिए अच्छे से। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।